नमस्कार साथियों, काव्य क्लासेस कोटा के इस ऑनलाइन मंच से मैं राघवेंद्र आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के जो रणबांकुरों की कहानी हम सुन रहे थे और इसमें हमारा जो क्रम चल रहा था उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अमर शहीद कुंवर है प्रताप सिंह बारहट, उनके विषय में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रताप सिंह बारहट की जीवनी के विषय में साथियों, और प्रारंभ करते हैं काव्य क्लासेस के साथ साथियों अपने प्रताप सिंह बारहट की जीवनी के विषय में। प्रताप सिंह बारहट, इनके विषय में देखते हैं कि क्या है आखिरकार प्रताप सिंह बारहट के विषय में साथियों, और प्रारंभ करते हैं प्रताप सिंह बारहट की जीवनी। प्रताप सिंह बारहट आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रताप सिंह बारहट पर केंद्रित है। दोस्तों प्रताप सिंह बारहट का जो जन्म हुआ है वो 1893 में हुआ था, और दोस्तों इनको जो शहादत हुई है वो हुई है 1918 में, मतलब 25 वर्ष इनकी कुल उम्र रही है। तो प्रताप सिंह बारहट 1893 से और 1918 तक इनका पूरा जीवन काल रहा है साथियों। बात करते हैं दोस्तों इनके जन्म के विषय में। दोस्तों प्रताप सिंह बारहट का जो जन्म हुआ वो हुआ है 24 मई 1893 को। प्रताप सिंह बारहट का जो जन्म हुआ है साथियों ये 24 मई 1893 को हुआ, और कहां पर हुआ था? उदयपुर में। इनका जो जन्म हुआ है साथियों 24 मई 1893 को उदयपुर में हुआ, और उदयपुर में भी कवि राजा श्यामल दास की हवेली में हुआ। उदयपुर में कवि राजा श्यामल दास की हवेली जो है साथियों वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है उदयपुर में, और उदयपुर में भी कवि राजा श्यामल दास की हवेली जो है वहां पर इनका जन्म हुआ था साथियों। इनके जो पिता थे, प्रताप सिंह बारहट के जो पिता है वो है अपने केसरी सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारहट के पिता कौन है साथियों? अपने केसरी सिंह बारहट जो है इनके पिता थे, जबकि इनकी माता का नाम, इनकी जो माता थी उनका नाम है माणक कंवर। इनकी माता का नाम है साथियों माणक कंवर। इनके पिता का नाम तो था केसरी सिंह बारहट और इनकी माता का नाम है साथियों माणक कंवर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 24 मई 1893 को उदयपुर में इनका जन्म हुआ साथियों, और कवि राजा श्यामल दास की हवेली में इनका जन्म हुआ था, और इनके पिता का नाम केसरी सिंह बारहट है साथियों, और माता का नाम है माणक कंवर। इनकी जो माता है उनका नाम है साथियों माणक कंवर। दोस्तों प्रताप सिंह बारहट का जो जन्म हुआ उसके बाद इनका जो बाल्यकाल जो बीता है वो बीता है कोटा में, क्योंकि केसरी सिंह बारहट जो है दोस्तों उनकी जो कर्मस्थली है वो कोटा थी। केसरी सिंह बारहट की कर्मस्थली कोटा थी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जहां पर इनके पिता रहे वहीं पर जो है प्रताप सिंह बारहट का बाल्यकाल बीता। तो इनकी जो बाल्यावस्था है वो कोटा में व्यतीत हुई। बाल्यावस्था, ठीक है साथियों, इनकी जो बाल्यावस्था है वो कहां पर व्यतीत हुई है? कोटा में व्यतीत हुई है। इनकी बाल्यावस्था कोटा में व्यतीत हुई। जबकि अगर इनकी शिक्षा की हम बात करें साथियों, प्रताप सिंह बारहट की अगर शिक्षा की हम बात करते हैं तो इनकी जो शिक्षा हुई है वो हुई है डीएवी स्कूल अजमेर में। इनकी जो शिक्षा हुई है वो डीएवी स्कूल कहां पर हुई है साथियों? अजमेर में इनकी शिक्षा संपन्न हुई है, डीएवी स्कूल अजमेर में। दोस्तों ये जो डीएवी स्कूल है अजमेर की, इसकी स्थापना 1888 में हुई थी और हरविलास शारदा के द्वारा की गई थी। तो कुछ और जानकारी भी है जो हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कवि राजा श्यामल दास की हवेली के विषय में। दोस्तों कवि राजा श्यामल दास जिनका जो जन्म हुआ था ये मूलतः कहां के निवासी थे? भीलवाड़ा के निवासी थे। कवि राजा जो श्यामल दास है साथियों, ठीक है, ये भीलवाड़ा के निवासी थे, और भीलवाड़ा में जो छालीवाड़ा है वहां पर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों छालीवाड़ा के भी धोकलिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो कहां के निवासी थे? मूल रूप से ये भीलवाड़ा के निवासी थे। इनके विषय में जो विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे श्यामल दास की जीवनी के विषय में वो उनके हम टॉपिक में करेंगे। यहां पर हम थोड़ा सा इनके विषय में देखते हुए चलेंगे कविराज श्यामल दास के विषय में। तो दोस्तों ये कहां के निवासी थे? भीलवाड़ा के निवासी थे। और दोस्तों ये मेवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं। ठीक है साथियों, ये जो है एक प्रसिद्ध इतिहासकार हमारे हुए हैं कवि राजा श्यामल दास।
ठीक है साथियों, प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं और मेवाड़ के दो राजाओं के ये समकालीन रहे हैं। मेवाड़ के दो राजाओं के समकालीन रहे हैं, एक तो शंभू सिंह और एक सज्जन सिंह। तो दोस्तों मेवाड़ के शंभू सिंह, मेवाड़ के शंभू सिंह और सज्जन सिंह के समकालीन रहे हैं। मेवाड़ के जो दो महाराणा है, एक तो शंभू सिंह और दूसरे सज्जन सिंह के ये समकालीन रहे हैं साथियों। और इन्हीं के द्वारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी जिसे कहा जाता है वीर विनोद। कौन सा ग्रंथ लिखा है साथियों इन्होंने? वीर विनोद नामक ग्रंथ लिखा है कविराजा श्यामल दास ने। जो कविराजा श्यामल दास है साथियों, ठीक है, भीलवाड़ा के जो है छालीवाड़ा के जो गांव है धोकलिया, वहां पर इनका जन्म हुआ। दोस्तों ये प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं और दो राजाओं के समकालीन थे, एक तो शंभू सिंह के, महाराणा शंभू सिंह के समकालीन और दूसरे महाराणा सज्जन सिंह के ये समकालीन है। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद की रचना की गई थी। पूरे 21 वर्ष की अवधि में 21 साल में जाकर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, इतने लंबे समय तक दोस्तों, और वो है वीर विनोद। दोस्तों इनकी कई उपाधियां थी, जैसे कि इनको कवि राजा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कवि राजा कहा जाता था। और इनको जो कवि राजा की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? महाराजा सज्जन सिंह ने दी थी। इनको जो कवि राजा की उपाधि दी गई थी वो महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा दी गई थी। दोस्तों इनकी जो अन्य उपाधि है, ठीक है, वो है महामहोपाध्याय। महामहोपाध्याय इनकी उपाधि एक और है, महामहोपाध्याय की उपाधि भी इनके पास थी। और दोस्तों इन्हीं की जो एक अन्य उपाधि है वो है केसर ए हिंद की उपाधि। इनको केसर ए हिंद की उपाधि भी प्राप्त थी। तो दोस्तों इनको महामहोपाध्याय की उपाधि और केसर ए हिंद की जो उपाधि दी है वो किसके द्वारा दी गई थी? ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। ये जो दोनों उपाधियां हैं साथियों, ये किसने प्रदान की थी? ब्रिटिश सरकार ने इनको प्रदान की थी। दोस्तों श्यामल दास की जीवनी के विषय में हमें काफी कुछ पढ़ना है, लेकिन श्यामल दास के विषय में हम यहां पर जिक्र हुआ है तो इतना सा देखते हुए चलेंगे कि ये भीलवाड़ा के निवासी थे, प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं और मेवाड़ के दो महाराणाओं के समकालीन हैं। एक तो मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और दूसरे सज्जन सिंह के समकालीन है साथियों। और इन्होंने ही मेवाड़ के इतिहास पर पूरे 21 साल में एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है जिसे कहा जाता है वीर विनोद। क्या कहा जाता है साथियों? वीर विनोद कहा जाता है। और दोस्तों इनको कवि राजा की जो उपाधि दी थी वो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा दी गई थी और इनको महामहोपाध्याय की उपाधि और केसर ए हिंद की उपाधि भी प्राप्त थी। और ये जो दोनों उपाधियां इनको मिली हुई थी ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी साथियों? ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। तो श्यामल दास के विषय में यह जानकारी आप याद रखेंगे साथियों। दोस्तों इसके बाद अपन ने इनके पिता का नाम देखा, प्रताप सिंह बारठ के पिता का नाम वो है केसरी सिंह बारठ, माता का नाम माणक कंवर है। और इनका बाल्यकाल जो व्यतीत हुआ है वो कहां पर व्यतीत हुआ है? कोटा जिले में। ठीक है साथियों, कोटा जिले में इनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ है। जबकि अगर शिक्षा दीक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा कहां पर व्यतीत हुई है? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल अजमेर में इनकी शिक्षा दीक्षा व्यतीत हुई है दोस्तों। और ये जो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है इसकी स्थापना हुई थी 1888 में। कब हुई थी साथियों? 1888 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो स्थापना की गई थी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी? हरविलास शारदा के प्रयासों से या उनके द्वारा इसकी जो है द्वारा की गई थी। तो हरविलास शारदा के द्वारा ही इसकी स्थापना आपने की गई थी। हरविलास शारदा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल अजमेर में जो कि दयानंद स्वामी, ठीक है दोस्तों, दयानंद जो सरस्वती थे उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था अजमेर। तो दोस्तों अजमेर में 1888 में डीएवी स्कूल की स्थापना होती है और हरविलास शारदा के द्वारा उसकी स्थापना अपने की जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से प्रताप सिंह बारठ की शिक्षा के विषय में हमने देखा है दोस्तों। अब प्रताप सिंह बारठ के विषय में क्या होता है दोस्तों कि ये जो प्रताप सिंह बारठ थे डीएवी स्कूल से निकलकर मैट्रिक तक इन्होंने वहां की पढ़ाई की और उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रशिक्षण लेने के लिए कहां चले गए? वर्धमान विद्यालय में। जो इनकी अब अगली शिक्षा शुरू हुई दोस्तों वो थी वर्धमान विद्यालय में। तो अब इन्होंने प्रशिक्षण लिया साथियों वर्धमान विद्यालय, वर्धमान विद्यालय जयपुर। ठीक है दोस्तों, वर्धमान विद्यालय जयपुर में प्रशिक्षण लेते हैं अब ये
प्रताप सिंह बारठ जो कि केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे साथियों, ठीक है, उन्होंने क्रांतिकारी जीवन की जो दीक्षा ली है वो कहां से प्राप्त की है? वर्धमान विद्यालय जयपुर से प्राप्त की है। और दोस्तों वर्धमान विद्यालय जयपुर की स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1908 में। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? 1908 में हुई थी साथियों। और किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी साथियों? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा ही वर्धमान जो पाठशाला है उसकी स्थापना की गई थी और 1908 में इसकी स्थापना हुई थी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जयपुर में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से प्रताप सिंह बारठ ने जो अपने क्रांतिकारी जीवन का जो प्रशिक्षण लिया वो कहां से प्राप्त किया? अर्जुन लाल सेठी के जो वर्धमान पाठशाला जो विद्यालय था वहां से ये प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब ये वर्धमान पाठशाला जयपुर से इंदौर स्थानांतरित हो जाती है तो प्रताप सिंह बारठ यहां से निकलते हैं और सीधे चले जाते हैं कहां पर? दिल्ली। और दिल्ली में ये मुलाकात करते हैं मास्टर अमीर चंद्र से। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने जो अगली मुलाकात की वो की मास्टर अमीर चंद्र से मुलाकात। मास्टर अमीर चंद्र से मुलाकात करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रशिक्षण लेने के लिए प्रताप सिंह बारठ कहां चले गए? दिल्ली चले जाते हैं और वहां पर किससे मुलाकात करते हैं? मास्टर अमीर चंद्र से ये मुलाकात करते हैं। दोस्तों मास्टर अमीर चंद्र के विषय में अगर बात करें तो यह दिल्ली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। मास्टर अमीर चंद्र दिल्ली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। मास्टर अमीर चंद्र साथियों दिल्ली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए हैं। और दोस्तों ये जो मास्टर अमीर चंद्र थे इनकी जो कर्म भूमि थी या कार्यस्थली जो थी वो थी दक्षिण भारत का हैदराबाद। दोस्तों मास्टर अमीर चंद्र की जो कर्म भूमि है वो कौन सी थी? हैदराबाद। हैदराबाद ही इनकी कर्म स्थली थी। हैदराबाद इनकी कर्म स्थली थी दोस्तों मास्टर अमीर चंद्र की। ठीक है दोस्तों, मास्टर अमीर चंद्र जो है दिल्ली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं और हैदराबाद इनकी कर्म स्थली थी साथियों। और हैदराबाद के बाजार में ही मास्टर अमीर चंद्र ने स्वदेशी स्टोर की भी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो स्वदेशी स्टोर भी इनके द्वारा खोला गया था। स्वदेशी स्टोर की स्थापना। और दोस्तों इस स्वदेशी स्टोर की स्थापना मास्टर अमीर चंद्र ने कहां पर की थी? हैदराबाद में की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप कि मास्टर अमीर चंद्र के द्वारा ही हैदराबाद जो कि इनकी कर्मस्थली रही है साथियों वहां पर इन्होंने स्वदेशी स्टोर की अपने क्या की थी? स्थापना की थी। ध्यान में रखिएगा स्वदेशी स्टोर की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन है? मास्टर अमीर चंद्र है। तो दोस्तों स्वदेशी स्टोर की इन्होंने स्थापना की। दोस्तों मास्टर अमीर चंद्र के द्वारा ही क्रांतिकारी जीवन का एक प्रयास और भी किया गया था कि इन्होंने लिबर्टी नाम से कुछ पंपलेट छपवाए या पर्चे छपवाए थे। लिबर्टी नाम से इन्होंने कुछ पर्चे छपवाए और उन पर्चों को छपवाकर उनका वितरण पूरे भारत में किया था। ठीक है साथियों, तो इनके विषय में यह भी आप याद रखेंगे कि लिबर्टी नामक पर्चे छपवाकर लिबर्टी नामक पर्चे छपवाकर पूरे भारत में उनका वितरण किया। पूरे भारत में जो है साथियों उनका क्या किया जाता है? वितरण किया जाता है। दोस्तों ये जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारठ के जो गुरु हुए हैं, ठीक है, जिनको उन्होंने माना है, ठीक है दोस्तों, तो अमीर चंद्र, ठीक है, तो अमीर चंद्र के विषय में यह है कि दिल्ली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए हैं। हैदराबाद इनकी कर्मस्थली रही है। स्वदेशी स्टोर की स्थापना इन्होंने हैदराबाद के बाजार में की दोस्तों, और इन्होंने ही लिबर्टी नामक पर्चे छपवाए थे और उन पर्चों को छपवा कर इन्होंने पूरे भारत में बांटा। अब अमीर चंद्र के विषय की जो महत्वपूर्ण घटना है इनके जीवन में जो घटित हुई है दोस्तों, वो थी होर्डिंग्स बम कांड के जो है मुख्य क्रांतिकारियों में शामिल थे। तो दोस्तों मास्टर अमीर चंद्र ने ही होर्डिंग्स बम कांड में भी भाग लिया था। होर्डिंग्स बम कांड में
भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, इनके इस बम कांड के विषय में हम बहुत जल्द देखने वाले हैं। दोस्तों होर्डिंग्स जो बम कांड था उसमें भी इन्होंने मास्टर अमीर चंद्र ने भाग लिया दोस्तों, और बाद में ये गिरफ्तार हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, और इसी दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से होर्डिंग्स बम कांड का जो केस चला था वो दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और इसी केस के तहत मास्टर अमीर चंद्र को क्या हो गई थी दोस्तों, फांसी हो गई थी। तो 1915 में मास्टर अमीर चंद्र को 1915 में मास्टर अमीर चंद्र को क्या हो जाती है साथियों, फांसी हो जाती है सेंट्रल जेल दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल जेल जो दिल्ली की सेंट्रल जेल है वहां पर इनको फांसी दे दी जाती है। किस मामले में दोस्तों, होर्डिंग्स बम कांड के मामले में जो है ये गिरफ्तार होते हैं और इनको जो है फांसी की सजा दे दी जाती है साथियों। तो ये जो प्रताप सिंह बारड थे उन्होंने अपनी जो पहली जो शिक्षा की है दोस्तों वो कहां पे की है, डीएवी स्कूल अजमेर में की। ठीक है, डीएवी की स्थापना 1888 में किसने की, हरविलास शारदा ने की। इसके बाद दोस्तों ठीक है प्रताप सिंह बारड कहां चले गए, अर्जुन लाल सेठी के विद्यालय में चले जाते हैं, मतलब कि वर्धमान पाठशाला जयपुर में चले जाते हैं और वहां पर प्रशिक्षण लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो वर्धमान पाठशाला थी ये जयपुर से कहां स्थानांतरित हो गई, कालांतर में इंदौर स्थानांतरित हो गई। तब जो प्रताप सिंह बारड थे वो मास्टर अमीर चंद्र से जो है मुलाकात करते हैं और इनसे वो काफी प्रभावित हुए साथियों, और फिर हमेशा जो है इनके साथ रहते हैं वो। और दोस्तों होर्डिंग्स बम कांड में भी जो है इनके साथ वो मौजूद थे। और दिल्ली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे कौन, अमीर चंद्र, जिन्होंने हैदराबाद को अपनी कर्मस्थली बनाया था। ठीक है, हैदराबाद में ही इन्होंने स्वदेशी स्टोर की भी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इन्होंने ही लिबर्टी नामक जो पर्चे थे वो छपवा कर बांटे थे। ठीक है दोस्तों, लिबर्टी नामक जो पर्चे थे वो छपवा कर किसके द्वारा बांटे गए पूरे भारत में, मास्टर अमीर चंद्र के द्वारा। और दोस्तों होर्डिंग्स बम कांड की जो घटना को अंजाम दिया गया था 23 दिसंबर को, ठीक है दोस्तों 23 दिसंबर साल था 1912 का। ठीक है दोस्तों, तो वो जो घटना घटित हुई उसके भी मुख्य क्रांतिकारियों में शामिल थे कौन, मास्टर अमीर चंद्र। और दोस्तों बाद में ये गिरफ्तार हो जाते हैं और 1915 में मास्टर अमीर चंद्र को क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है सेंट्रल जेल दिल्ली में दोस्तों। ठीक है, तो हमने देखा है प्रताप सिंह बारड के गुरु के विषय में कि वो किनसे प्रभावित थे, मास्टर अमीर चंद्र से प्रभावित थे, उनके विषय में हमने देखा है दोस्तों। अब टर्निंग पॉइंट आएगा, यहां से प्रताप सिंह बारड के जीवन में एक नया मोड़ आता है दोस्तों, और वो मोड़ है होर्डिंग्स बम कांड की घटना। तो दोस्तों आखिरकार क्या हुआ था होर्डिंग्स बम कांड में, उसके विषय में अब हम अध्ययन करने वाले हैं। होर्डिंग्स बम कांड, दोस्तों होर्डिंग्स बम कांड की ये जो प्रसिद्ध घटना घटित हुई दोस्तों, ये घटना घटित हुई थी अपने 23 दिसंबर 1912 को। ठीक है दोस्तों, तारीख थी कितनी, 23। ठीक है दोस्तों, महीना था कौन सा, दिसंबर का, और साल था दोस्तों 1912 का। तो 23 दिसंबर 1912 को ये जो घटना घटित होती है इसको होर्डिंग्स बम कांड के नाम से जाना जाता है। जब भारत की राजधानी कलकत्ता से कहां पर स्थानांतरित हो रही थी, दिल्ली स्थानांतरित हो रही थी। भारत की जो राजधानी है साथियों वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो रही थी, और 23 दिसंबर 1912 को यह घटना घटित होती है दोस्तों। इस घटना के जो मुख्य सूत्रधार थे जिन्होंने इस योजना का निर्माण किया वो थे रास बिहारी बोस। इस घटना की जो योजना बनाई है साथियों वो किसने बनाई थी, रास बिहारी बोस ने। इस घटना की जो मुख्य योजनाकार है साथियों रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल थे। कौन थे दोस्तों, रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल। रास बिहारी बोस बंगाल के थे और सचिंद्र सान्याल अपने यूपी के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। ठीक है, ये तो कहां के थे, बंगाल के, और ये कहां के थे, उत्तर प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, तो रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने ही इस घटना को अंजाम देने की योजना को बनाया था दोस्तों कि 23 दिसंबर को 1912 को जब वायसराय का जुलूस निकलेगा तो उस पे हमें जो है दोस्तों फूल बरसाने हैं, किस रूप में, बम के रूप में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बम कांड की घटना को अंजाम दिया गया और दोस्तों 23 दिसंबर 1912 को यह घटना घटित होती है। इस घटना में या इस कार्य की योजना में कुछ अन्य क्रांतिकारी भी सम्मिलित थे। तो दोस्तों और अन्य कौन कौन से क्रांतिकारी इसमें सम्मिलित थे तो वो भी हम देखते हैं यहां पर। प्रमुख क्रांतिकारी
तो दोस्तों इस बम कांड की घटना में जो अन्य प्रमुख क्रांतिकारी और भी सम्मिलित थे उनमें आ जाते हैं हमारे, एक तो रास बिहारी बोस मुख्य क्रांतिकारी सम्मिलित थे, सचिंद्र सान्याल उनके सहयोगकर्ता के रूप में मौजूद थे, और अन्य में है अपने मास्टर अमीर चंद्र, ठीक दोस्तों, मास्टर अमीर चंद्र शामिल थे, अवध बिहारी शामिल थे, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, ठीक है दोस्तों, मास्टर अमीर चंद्र शामिल थे, अवध बिहारी शामिल थे, बाल मुकुंद शामिल थे, ठीक है, और जोरावर सिंह बारहट शामिल थे, जोरावर सिंह बारहट भी इसमें सम्मिलित थे, जोरावर सिंह बारहट इसमें सम्मिलित थे, प्रताप सिंह बारहट सम्मिलित थे, प्रताप सिंह बारहट भी इसमें सम्मिलित थे, और एक थे बसंत कुमार विश्वास, ठीक है साथियों। ये जो रास बिहारी बोस थे ये इस घटना के मुख्य सूत्रधार थे, सचिंद्र सान्याल उनके सहयोगकर्ता के रूप में मौजूद थे, और दोस्तों प्रमुख जो क्रांतिकारी थे जिनको बम फेंकने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उनमें मास्टर अमीर चंद्र के नेतृत्व में साथियों अवध बिहारी, बाल मुकुंद, जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट और बसंत कुमार विश्वास जो है दोस्तों दिल्ली के चांदनी चौक पर मौजूद थे। कहां पर दोस्तों इस घटना को अंजाम दिया जाना था? चांदनी चौक दिल्ली में। दोस्तों इस घटना को जो अंजाम दिए जाने की जो जगह निश्चित की गई थी वो थी चांदनी चौक दिल्ली, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस घटना को अंजाम दिए जाने की जो जगह निश्चित की गई वो चांदनी चौक दिल्ली निश्चित की गई थी, और वहीं पर एक बैंक था पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, ठीक है साथियों। तो पंजाब नेशनल बैंक की छत पर ही ये क्रांतिकारी मौजूद थे। कहां पर मौजूद थे? पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब जो नेशनल बैंक था साथियों उसकी छत पर सारे क्रांतिकारी मौजूद थे, और जैसे ही वायसराय का काफिला, ठीक है, दिल्ली में चक्कर काटते हुए जब पहुंचता है कहां पर? चांदनी चौक में, तब दोस्तों जोरावर सिंह बारहट और बसंत कुमार विश्वास, किसने? जोरावर सिंह बारहट ने साथियों, और उनका साथ दिया बसंत कुमार विश्वास ने। इन दोनों ने पंजाब नेशनल बैंक की छत पर खड़े होकर दोस्तों वायसराय के जुलूस पर क्या फेंके? बम फेंके दोस्तों। और दोस्तों ये जो अचानक हमला होता है उस हमले में वायसराय क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और उनका जो अंग रक्षक था महावीर सिंह, ठीक है, वो इस बम कांड में मारा जाता है। दोस्तों बम फेंकने वाले जो प्रमुख क्रांतिकारी थे वो थे जोरावर सिंह बारहट और बसंत कुमार विश्वास। तो बम किसने फेंका? बम जो फेंका गया था, ठीक है साथियों, वो आप याद रखेंगे जोरावर सिंह बारहट ने और बसंत कुमार विश्वास ने यह बम फेंका था दोस्तों। और इस बम कांड में कौन मारा गया? महावीर सिंह मारा गया। और दोस्तों ये जो महावीर सिंह था ये दोस्तों बलरामपुर यूपी का जमींदार था, ठीक है दोस्तों, बलरामपुर यूपी का जमींदार था, बलरामपुर यूपी, ठीक है दोस्तों, बलरामपुर यूपी का क्या था? ये जमींदार था, बलरामपुर यूपी का जमींदार था महावीर सिंह, जो कि छत्र लेकर वायसराय के पास खड़ा हुआ था और उनके अंगरक्षक का कार्य ये कर रहा था। तो जैसे ही बम फेंके गए और धमाके हुए तो जो वायसराय थे वो घायल हो जाते हैं, जबकि ये जो महावीर सिंह था ये जो कि उनका अंगरक्षक बना हुआ था छत्र लेकर दोस्तों, ठीक है, ये इसमें क्या होता है? मारा जाता है, इसमें मारा जाता है। और ये बलरामपुर यूपी का एक जमींदार था। और दोस्तों जैसे ही ये धमाका होता है तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और सारे क्रांतिकारी वहां से निकल जाते हैं दोस्तों। और इस प्रकार से प्रताप सिंह बारहट, ठीक है, अपने चाचा जोरावर सिंह बारहट के साथ दिल्ली को जो है छोड़ने का प्रयास करते हैं। 7 घंटे तक रात में यमुना में तैरने के बाद दोस्तों ये दिल्ली के दूसरे इलाकों में पहुंचते हैं और वहां से जोरावर सिंह बारहट तो मालवा के लिए निकल जाते हैं, मतलब कि मध्य प्रदेश के जंगलों के लिए रवाना हो जाते हैं, और प्रताप सिंह बारहट, ठीक है दोस्तों, ये रवाना हो जाते हैं राजस्थान के लिए, ठीक है साथियों। तो अब हम देखेंगे इसके विषय में अगले कि दोस्तों जो प्रताप सिंह बारहट थे, प्रताप सिंह बारहट दोस्तों, प्रताप सिंह बारहट तो कहां के लिए रवाना हो गए? राजस्थान या राजपूताना के लिए रवाना हो जाते हैं, राजस्थान पहुंच जाते हैं, ठीक है साथियों। ये तो कहां पहुंच गए? राजस्थान पहुंच गए। जबकि जोरावर सिंह बारहट जो कि इनके चाचा थे
जोरावर सिंह बारहट। तो दोस्तों ये जो जोरावर सिंह बारहट थे ये मालवा के जंगलों में शरण ले लेते हैं। जोरावर सिंह बारहट कहां शरण ले लेते हैं दोस्तों? मालवा के जंगलों में शरण ले लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं हम जोरावर सिंह बारहट के विषय में। दोस्तों जोरावर सिंह बारहट का जो जन्म हुआ था यह हुआ था 1883 में, शाहपुरा में ही 1883 में इनका जन्म हुआ था। और ये रिश्ते में केसरी सिंह बारहट के तो भाई लगते थे, ठीक है दोस्तों, और प्रताप सिंह बारहट के चाचा लगते थे। तो 1883 में इनका जन्म हुआ, जबकि इनकी जो शहादत हुई है, मृत्यु हुई है, वो हुई है 1939 में। तो दोस्तों जब प्रताप सिंह बारहट को राजस्थान पहुंचा देते हैं, उसके बाद ये मालवा के जंगलों में शरण लेते हैं। तो प्रताप सिंह बारहट ने कहां पर शरण ली साथियों? उसके बाद मालवा के जंगलों में इन्होंने शरण ली। मालवा के जंगलों में ये शरण लेते हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में जो जगह है सीतामऊ, तो वहां के राजा राम सिंह ने इनको शरण दी थी। तो सीतामऊ के राजा, सीतामऊ के राजा राम सिंह ने शरण दी। राम सिंह ने इनको क्या दी साथियों? शरण दी थी। तो सीतामऊ के राजा राम सिंह के द्वारा जो है इनको शरण दी गई। दोस्तों जोरावर सिंह बारहट जो कि प्रताप सिंह बारहट के चाचा थे, तो होर्डिंग्स बम कांड के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन अज्ञातवास में ही व्यतीत किया है। और इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था, और नाम बदलकर रख लिया था अमरदास बैरागी। तो दोस्तों इन्होंने जो है अपना नाम बदलकर क्या कर लिया था? अमरदास बैरागी कर लिया था, नाम परिवर्तन। तो दोस्तों इन्होंने जो नाम परिवर्तन अपना किया, ठीक है, वो किस नाम से किया है? अमरदास बैरागी। अमरदास बैरागी के नाम से इन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया। दोस्तों तो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना जीवन अमरदास बैरागी नामक जो है उससे व्यतीत किया है। तो दोस्तों अमरदास बैरागी कौन थे? वो थे जोरावर सिंह बारहट, ठीक है दोस्तों। तो अमरदास बैरागी इन्होंने जो है होर्डिंग्स बम कांड के बाद अपनी पहचान छुपाने के लिए दोस्तों अपना नाम परिवर्तित कर लिया था। दोस्तों याद रखेंगे आप, अमरदास बैरागी के नाम से इनको जाना जाता है। दोस्तों ये 27 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे हैं और ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। 27 वर्ष तक ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे, पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे हैं, ठीक है साथियों। आप याद रखेंगे कि ये जो है 27 वर्ष तक ब्रिटेन की जो पुलिस थी उसकी गिरफ्त से ये बाहर रहते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ताउम्र पकड़ में नहीं आए और 1939 में इनकी क्या हो गई? एकांतवास में मृत्यु हो जाती है एकलगढ़ मध्य प्रदेश में। तो 1939 में एकलगढ़ मध्य प्रदेश में इनकी क्या हो जाती है साथियों? मृत्यु हो जाती है। इनको नारू रोग हो गया था साथियों। तो एकलगढ़ मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई 1939 में साथियों। और इस प्रकार से ये आजीवन ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे हैं। इसीलिए जोरावर सिंह बारहट को क्या कहा जाता है? राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है साथियों। चंद्रशेखर आजाद भी ताउम्र ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे, वो कभी भी पुलिस के पकड़ने में नहीं आए। वैसे ही जोरावर सिंह बारहट भी कभी ब्रिटिश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जा सके साथियों। तो इस प्रकार से इनकी जो तुलना है वो चंद्रशेखर आजाद से की जाती है और इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। इन्हें ही साथियों राजस्थान का क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है, ठीक है साथियों। आप याद रखेंगे इनके विषय में कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे दोस्तों आप। और निम्नलिखित में से जोरावर सिंह बारहट ने होर्डिंग्स बम कांड के बाद अपना नाम निम्नलिखित में से क्या कर लिया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप यह भी बताएंगे हमें साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो घटनाएं घटित होती है। अब प्रताप सिंह बारहट का हुआ क्या? तो दोस्तों हम प्रताप सिंह बारहट की जीवनी के विषय में देख रहे थे। तो दोस्तों इसके बाद प्रताप सिंह बारहट तो आ गए राजपूताना या राजस्थान और यहां से प्रस्थान कर जाते हैं सिंध के लिए जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है साथियों। तो अब नए पड़ाव के विषय में देखते हैं प्रताप सिंह के विषय में। दोस्तों प्रताप सिंह बारहट, ठीक है दोस्तों। ये जो प्रताप सिंह बारहट थे पहले होर्डिंग्स बम कांड के बाद तो कहां गए? राजस्थान। प्रताप सिंह बारहट होर्डिंग्स बम कांड के बाद तो कहां आए थे दोस्तों? राजस्थान
आ गए थे। ठीक है दोस्तों, राजस्थान आए उसके बाद। और दोस्तों राजस्थान जब इनको अपने लिए सुरक्षित नहीं लगा तो ये चले जाते हैं पाकिस्तान के सिंध में, और सिंध में है एक और नगर हैदराबाद। ठीक है, एक तो भारत का हैदराबाद है साथियों अपने, और पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद मौजूद है, तो ये सिंध के हैदराबाद में चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद इन्होंने जो अपनी मुख्य कार्यस्थली बनाई वो है सिंध के हैदराबाद। सिंध के हैदराबाद को केंद्र बनाया। सिंध के हैदराबाद को इन्होंने क्या बनाया साथियों, अपना केंद्र बना लिया। उसके बाद प्रताप सिंह बारठ ने दोस्तों सिंध का जो हैदराबाद नगर है उसको ये अपना जो है मुख्य केंद्र बना लेते हैं, और दोस्तों वहीं पर ये अज्ञातवास व्यतीत करते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि राजस्थान के जो अन्य प्रमुख क्रांतिकारी हैं, ठीक है, राम नारायण चौधरी, वो इनको ढूंढने के लिए जाते हैं। कहां पर, हैदराबाद। सीकर के जो हुए हैं अपने राम नारायण चौधरी, उनको मालूम हुआ कहीं से कि प्रताप सिंह बारठ अपना अज्ञातवास कहां पर व्यतीत कर रहे हैं, हैदराबाद में व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों राजस्थान से कौन से क्रांतिकारी इनको ढूंढने के लिए सिंध के हैदराबाद में गए थे, राम नारायण चौधरी। ठीक है दोस्तों, तो राम नारायण चौधरी ने, राम नारायण चौधरी ने हैदराबाद में इनको ढूंढ लिया साथियों। ठीक है, राम नारायण चौधरी ने हैदराबाद में इनको ढूंढ लिया, और वहीं पर क्या किनसे मुलाकात की। राम नारायण चौधरी ने इनसे हैदराबाद में मुलाकात की साथियों वहीं पर। और दोस्तों हैदराबाद में ही राम नारायण चौधरी इन्हें वापस राजपूताना या राजस्थान लौटने का निमंत्रण देते हैं। ठीक है दोस्तों, राम नारायण चौधरी जो है इनको राजपूताना आमंत्रित करते हैं वापस कि आप हैदराबाद छोड़िए और वापस कहां पे चलिए, राजस्थान चलिए। दोस्तों जो प्रताप सिंह बारहट थे, ठीक है, वो वापस कहां आने के लिए तैयार हो जाते हैं, राजस्थान आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो राम नारायण चौधरी ने हैदराबाद में इनसे मुलाकात की, और दोस्तों इन्हीं के द्वारा राजपूताना में आने का जो है इनको निमंत्रण दिया गया था। राजपूताना लौटने का क्या दिया था साथियों, निमंत्रण दिया था। राजपूताना लौटने का जो है इन्होंने ही निमंत्रण दिया था साथियों, और राम नारायण चौधरी के कहने पर ही दोस्तों ये जो है राजस्थान आ जाते हैं। जब राजस्थान की रियासतों के राजाओं को प्रताप सिंह बारठ के विषय में पता लगा कि वो यहां पर वापस लौटने वाले हैं, तो कई रियासतों ने इनके जो है ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। दोस्तों इनमें बीकानेर की रियासत सबसे पहली रियासत थी जिसने प्रताप सिंह बारठ के ऊपर प्रतिबंध लगाया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रताप सिंह के बीकानेर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो बीकानेर के गंगा सिंह ने प्रवेश पर पाबंदी लगाई। ठीक है साथियों, आप याद रखेंगे इनके विषय में कि बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह, बीकानेर के जो महाराजा हुए हैं गंगा सिंह, वो इनके प्रवेश पर क्या लगा देते हैं साथियों, प्रतिबंध लगा देते हैं कि प्रताप सिंह बारठ किसी भी तरह से बीकानेर रियासत में नहीं आना चाहिए। दोस्तों तो इसकी भी जानकारी प्रताप सिंह बारठ को पहले से ही मिल चुकी थी। तो दोस्तों प्रताप सिंह बारठ बीकानेर नहीं जाकर कहां पर चले जाते हैं, जोधपुर चले जाते हैं। दोस्तों प्रताप सिंह बारठ कहां चले गए, जोधपुर में उतर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है ट्रेन से यहां पर आए और ये जोधपुर में जो है दोस्तों यहां पर उतर जाते हैं। और जोधपुर में एक स्टेशन है दोस्तों, आसानाड़ा का स्टेशन। जोधपुर में कहां पर उतरे ये, आसानाड़ा के स्टेशन पर, आसानाड़ा। ठीक है दोस्तों, आसानाड़ा के स्टेशन पर ये उतर जाते हैं। अब ये आसानाड़ा के स्टेशन पर क्यों उतरे साथियों, दोस्तों आसानाड़ा के स्टेशन पर ये इसलिए उतरे थे क्योंकि यहां का जो स्टेशन मास्टर था, आसानाड़ा के जो स्टेशन था, यहां का जो स्टेशन मास्टर था वो प्रताप सिंह बारठ का परिचित था, पूर्व परिचित था। तो दोस्तों आसानाड़ा के स्टेशन मास्टर से मुलाकात करने के लिए ही प्रताप सिंह बारठ यहां पर उतरते हैं दोस्तों। और यहां पर प्रताप सिंह बारठ से एक भयंकर गलती हो जाती है। ये जो आसानाड़ा का स्टेशन मास्टर था दोस्तों, ठीक है, ये अंग्रेज सरकार का मुखबिर बन चुका था। इसने प्रताप सिंह बारठ को जो है कुछ समय अपने ऑफिस में बैठाए रखा और ब्रिटिश सरकार को सूचित कर दिया कि मेरे ऑफिस में कौन बैठे हुए हैं, प्रताप सिंह बारठ बैठे होते हैं दोस्तों। और उसी समय प्रताप सिंह बारठ को जोधपुर के आसानाड़ा के स्टेशन पर क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों आसानाड़ा के स्टेशन पर जो है प्रताप सिंह बारठ को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। आसानाड़ा के स्टेशन पर
इनको दोस्तों गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों इस प्रकार प्रताप सिंह बारहट कहां पे गिरफ्तार हुए? जोधपुर के आसानाड़ा के स्टेशन पर गिरफ्तार हुए और इनकी गिरफ्तारी करवाने वाला कौन था? आसानाड़ा का स्टेशन मास्टर, आसानाड़ा का जो स्टेशन मास्टर था। ठीक है दोस्तों, तो इसके द्वारा जो है इनकी गिरफ्तारी करवाई गई थी और इसके बाद 1916 में ये गिरफ्तार हो गए। ये घटना कब की है साथियों? ये घटना है 1916 की। दोस्तों ये 1916 में वापस लौटे थे और इनको जोधपुर के आसानाड़ा के स्टेशन पर क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों गिरफ्तार करके इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है बनारस षड्यंत्र केस का। कौन सा मुकदमा चलाया गया? बनारस षड्यंत्र केस या बनारस षड्यंत्र अभियोग का मुकदमा इनके ऊपर चलाया जाता है। तो बनारस षड्यंत्र केस क्या था, अब उसके विषय में हम देखेंगे। दोस्तों बनारस षड्यंत्र केस, बनारस षड्यंत्र केस। तो दोस्तों ये जो बनारस षड्यंत्र केस है ये कोई अलग केस नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में फिरोजपुर केस के बारे में या फिरोजपुर कांड के बारे में बताया था कि 1915 में क्रांतिकारियों के द्वारा, ठीक है, 1915 में क्रांतिकारी के द्वारा एक सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई गई थी। और दोस्तों वो जो सशस्त्र क्रांति की जानी थी वो पूरे भारत में ही एक साथ की जानी थी। रास बिहारी बोस आदि क्रांतिकारियों के नेतृत्व में क्रांति होनी थी दोस्तों। तो इस क्रांति के भारत में अलग अलग केंद्र थे, जैसे कि राजस्थान में अजमेर को उस सशस्त्र क्रांति का केंद्र बनाया गया था, वैसे ही यूपी में बनारस का चयन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो बनारस षड्यंत्र केस कोई अन्य केस नहीं है बल्कि 1915 की क्रांति से संबंधित थी, जो कि फिरोजपुर केस के नाम से चलाई गई दोस्तों। ठीक है, उसी से यह संबंधित है अपने। तो दोस्तों ये जो बनारस षड्यंत्र केस चला, ठीक है दोस्तों, बनारस षड्यंत्र केस ये संबंधित था 1915 की सशस्त्र क्रांति से संबंधित, 1915 की सशस्त्र क्रांति से संबंधित था यह केस अपने। ठीक है साथियों, तो 1915 की सशस्त्र क्रांति से ही यह मूल रूप से संबंधित है। और दोस्तों बनारस में इस कांड की जिम्मेदारी, मतलब कि भारत के अलग अलग भागों में, दोस्तों भारत के अलग अलग भागों में क्रांति की जानी थी, सशस्त्र क्रांति, हथियारों के सहित क्रांति की जानी थी। 1857 के बाद की एक भयंकर जो है दोस्तों क्रांति घटित होने वाली थी ये भारत में, लेकिन दोस्तों ब्रिटिश सरकार को इसकी भनक लग जाती है पूर्व में ही और यह क्रांति जो है समय से पहले ही, शुरुआत होने से पहले ही असफल हो जाती है। तो दोस्तों 1915 की यह जो सशस्त्र क्रांति हुई तो उसी का एक केंद्र था बनारस। और बनारस षड्यंत्र, बनारस में दोस्तों इस क्रांति का नेतृत्व जिसके द्वारा किया जाना था वो थे दोस्तों क्रांतिकारी, जो कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए हैं। और कौन थे दोस्तों? अपने सचिंद्र सान्याल। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा की जानी थी? सचिंद्र सान्याल के द्वारा यह क्रांति की जानी थी। बनारस में जो फिरोजपुर षड्यंत्र केस के तहत क्रांति की जिम्मेदारी दी गई थी कि बनारस में इसको कौन हैंडल करेगा, तो दोस्तों बनारस में इसकी जो जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई थी सचिंद्र सान्याल को। किसको दी गई थी? सचिंद्र सान्याल को दी गई। और इन्हीं का सहयोगी, मतलब कि सचिंद्र सान्याल को इस क्रांति करने में जो सहयोग किया जाना था वो किसके द्वारा किया जा रहा था? प्रताप सिंह बारट के द्वारा किया जा रहा था। प्रताप सिंह बारट को बनारस षड्यंत्र केस के विषय में काफी जानकारी थी दोस्तों। तो प्रताप सिंह बारट इनके सहयोग करता थे। प्रताप सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारट सहयोगकर्ता के रूप में सम्मिलित थे। प्रताप सिंह बारट सचिंद्र सान्याल के सहयोगकर्ता के रूप में सम्मिलित थे दोस्तों। ये जो क्रांति की जानी थी इस क्रांति में दोस्तों, ठीक है, तो प्रताप सिंह बारट ने जो है सचिंद्र सान्याल की ये जो योजना थी इसके विषय में इनको पूरी जानकारी थी दोस्तों। बाद में ये क्रांति तो असफल हो जाती है, ठीक है, और सचिंद्र सान्याल को काले पानी की सजा दे दी जाती है दोस्तों। और प्रताप सिंह बारट 1916 में गिरफ्तार हो ही गए। तो इनके ऊपर जो केस चलाया गया वो बनारस षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया था। और दोस्तों ये जो बनारस षड्यंत्र केस का मुकदमा चला, इसी के तहत 1917 में प्रताप सिंह को 5 वर्ष की सजा दी गई। ठीक है दोस्तों, बनारस षड्यंत्र केस के विषय में ही प्रताप सिंह को कितने वर्ष की सजा दी जाती है? 5 वर्ष की सजा प्रताप सिंह बारट को दी जाती है बनारस षड्यंत्र केस में ही। और दोस्तों प्रताप सिंह बारट को जब यह सजा दी गई तो प्रताप सिंह बारट को कहां भेज दिया गया दोस्तों?
बरेली जेल में, प्रताप सिंह बारट को कहां पर भेज दिया गया? बरेली जेल में भेज दिया जाता है। और यह बरेली जेल कहां पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये जो बरेली जेल है साथियों, ये अपने उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है और यहीं पर प्रताप सिंह बारट को जो है रखा जाता है। अब दोस्तों ये जो बरेली जेल में जब प्रताप सिंह बारट को रखा गया, तो दोस्तों ये जो बरेली जेल थी, इसका जो गुप्तचर निदेशक था वो था चार्ल्स क्लीवलैंड। चार्ल्स क्लीवलैंड, ठीक है साथियों। यह जो चार्ल्स क्लीवलैंड था, यह अपने बरेली जेल का निदेशक था। बरेली जेल का निदेशक, ठीक है दोस्तों। तो बरेली जेल का निदेशक कौन था? चार्ल्स क्लीवलैंड था। और दोस्तों ये जो चार्ल्स क्लीवलैंड था, जो कि बरेली जेल का निदेशक था, यह प्रताप सिंह बारट से पूछताछ करता है बनारस षड्यंत्र केस के कई मामलों के विषय में दोस्तों, अन्य क्रांतिकारियों के विषय में बताने के लिए भी ये कहता है, ठीक है दोस्तों। तब प्रताप सिंह बारट पूरी तरह से मना करते हैं कि वह बनारस षड्यंत्र केस के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं और किसी भी क्रांतिकारी का नाम वो नहीं लेते हैं। तब चार्ल्स क्लीवलैंड के द्वारा दोस्तों प्रताप सिंह बारट को यातना दी जाती है। इसी के द्वारा प्रताप सिंह को क्या दी गई साथियों? यातना दी गई। इसी चार्ल्स क्लीवलैंड के द्वारा बरेली जेल में दोस्तों प्रताप सिंह बारट को भयंकर यातनाएं दी जाती थी। तरह तरह से यातना के नए नए तरीके दोस्तों प्रताप सिंह बारट के विरुद्ध आजमाए गए, लेकिन प्रताप सिंह बारट ने तनिक भी अपनी जुबान दोस्तों नहीं खोली भारत माता के सपूतों के विरुद्ध दोस्तों। तो इस प्रकार से प्रताप सिंह बारट जो है अपनी जुबान नहीं खोलते हैं। चार्ल्स क्लीवलैंड आखिरकार हार मान लेता है और वो कुछ जो है अलग तरीके अपनाता है। चार्ल्स क्लीवलैंड, ये जो चार्ल्स क्लीवलैंड था साथियों, ये प्रताप सिंह बारट से कहता है कि तुम्हारी मां तुम्हारे लिए रोती है और अगर तुम हमें क्रांतिकारियों के नाम बता दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, तो तुम्हारी मां तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी, ठीक है साथियों। तो चार्ल्स क्लीवलैंड ने ही ये कथन कहा था कि तुम्हारी मां तुम्हारे लिए रोती है, तुम्हारी मां तुम्हारे लिए रोती है, तुम्हारी मां जो है साथियों तुम्हारे लिए रोती है। यह कथन प्रताप सिंह बारट से किसने कहा था साथियों? यह कथन जो है कहा था चार्ल्स क्लीवलैंड ने। तो चार्ल्स क्लीवलैंड कहता है कि तुम्हारी मां तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप सिंह बारट इसको क्या रिप्लाई करते हैं? प्रताप सिंह बारट रिप्लाई करते हैं कि मेरी मां को रोने दो, मेरी मां को रोने दो, जिससे किसी अन्य की मां को नहीं रोना पड़े, ठीक है साथियों। प्रताप सिंह बारट जो है इससे वापस कहते हैं कि मेरी मां को रोने दो ताकि किसी अन्य मां को नहीं रोना पड़े। तो यह कथन किसने कहा? यह कथन जो कहा है साथियों प्रताप सिंह बारट ने कहा। क्या कहा इन्होंने? मेरी मां को रोने दो, मेरी मां को रोने दो, जिससे अन्य मां को, ठीक है, जिससे किसी अन्य मां को न रोना पड़े, जिससे किसी अन्य मां को न रोना पड़े। तो यह कथन जो है प्रताप सिंह बारट ने साथियों चार्ल्स क्लीवलैंड से कहा। ये जो कथन कहा है, ठीक है, यह प्रताप सिंह बारट ने कहा है चार्ल्स क्लीवलैंड ने। और आखिरकार चार्ल्स क्लीवलैंड के द्वारा ऐसे ऐसे तरीके आजमाए जाते हैं प्रताप सिंह बारट से दोस्तों उगलवाने के लिए, और आखिरकार प्रताप सिंह बारट जो है शहीद हो जाते हैं दोस्तों। 24 मई 1918 को जो है ये शहीद अपने हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इनकी शहादत हुई है वो हो जाती है 24 मई 1918 को, 24 मई 1918 को ये शहीद हो जाते हैं साथियों। और बरेली जेल में ही इनकी शहादत हो गई। कहां पर दोस्तों? बरेली जेल में इनकी जो है शहादत हो जाती है दोस्तों। प्रताप सिंह बारट को 1857 की क्रांति के बाद का पहला शहीद कहा जाता है। प्रताप सिंह बारट को जो है दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद का क्या कहा जाता है? पहला शहीद कहा जाता है। 1857 की क्रांति के बाद का, 1857 की क्रांति के बाद का राजस्थान का पहला शहीद, ठीक है साथियों। याद रखेंगे आप कि प्रताप सिंह बारट को दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद राजस्थान के पहले शहीद का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। और इनकी जो शहादत हुई थी दोस्तों वो कहां पर हुई थी? बरेली जेल में। ध्यान रखेंगे बरेली जेल में ही ये शहीद हुए थे साथियों। तो इनके विषय में आप याद रखेंगे। और वहां का जो गुप्तचर निदेशक था, पुलिस अधीक्षक था बरेली जेल का, वो था चार्ल्स क्लीवलैंड। और उन्हीं की यातना के कारण दोस्तों प्रताप सिंह बारट जो है शहीद हो जाते हैं। प्रताप सिंह बारट के विषय में
और एक बार फिर से हम इनकी जीवनी के विषय में देखते हैं कि प्रताप सिंह बारट की जीवनी के विषय में आखिर क्या क्या हुआ है। चलते हैं प्रताप सिंह बारट की ओर। दोस्तों 1893 में इनका जन्म हुआ था और 1918 में जो है इनकी शहादत हुई साथियों। ठीक है, जन्म हुआ 24 मई 1893 को उदयपुर में, और कवि राजा श्यामल दास की हवेली जो उदयपुर में स्थित है वहां पर इनका जन्म हुआ है साथियों। ठीक है दोस्तों, कवि राजा श्यामल दास के विषय में अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा के जो है जिनका जन्म हुआ था, प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं ये मेवाड़ के, और मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और सज्जन सिंह के ये समकालीन थे दोस्तों। और इन्होंने वीर विनोद के नाम से मेवाड़ का भव्य इतिहास लिखा है, और कवि राजा की उपाधि इनको सज्जन सिंह के द्वारा दी गई थी। महामहोपाध्याय और केसर ए हिंद की उपाधि इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। दोस्तों प्रताप सिंह बारट के विषय में अगर हम बात करें तो इनके जो पिता थे वो थे केसरी सिंह बारट और माता का नाम है माणक कंवर। दोस्तों इनकी जो बाल्यावस्था व्यतीत हुई है वो हुई है कोटा में, और इनकी जो शिक्षा हुई है वो डीएवी स्कूल अजमेर में हुई है, और डीएवी स्कूल की जो स्थापना हुई वो 1888 में अजमेर में हरविलास शारदा के द्वारा साथियों अपने की गई थी। दोस्तों इसके बाद जो प्रताप सिंह बारट थे वो वर्धमान विद्यालय जयपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, और इसकी जो स्थापना की थी वो 1908 में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी, जिसे बाद में इंदौर स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों उसके बाद प्रताप सिंह बारट चले जाते हैं किसके पास, मास्टर अमीर चंद्र के पास, और दिल्ली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे कौन, मास्टर अमीर चंद्र, जिनसे प्रताप सिंह बारट प्रभावित थे। उसके बाद दोस्तों ये जो मास्टर अमीर चंद्र है इनके विषय में अगर हम बात करें तो दिल्ली के ये निवासी थे, लेकिन हैदराबाद, ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी कर्मस्थली थी, और हैदराबाद में ही इन्होंने स्वदेशी स्टोर की भी स्थापना की थी। और दोस्तों इन्हीं अमीर चंद्र के द्वारा लिबर्टी नामक पर्चे छपवाकर पूरे भारत में बंटवाए गए थे, और ये जो है होर्डिंग्स बम कांड के मुख्य क्रांतिकारियों में सम्मिलित थे। और 1915 में दोस्तों दिल्ली षड्यंत्र केस में ही मास्टर अमीर चंद्र को क्या हो जाती है, फांसी की सजा हो जाती है। दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करते हैं होर्डिंग्स बम कांड के विषय में। दोस्तों इस कांड को जो अंजाम दिया गया, इस घटना को जो अंजाम दिया गया वो 23 दिसंबर 1912 को दिया गया था। मुख्य योजनाकारों में रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल थे। और दोस्तों बंगाल के छह अपने जो रास बिहारी बोस थे बंगाल के निवासी थे, जबकि सचिंद्र सान्याल उत्तर प्रदेश के निवासी थे अपने, और इनका साथ देने वाले जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं उनमें है मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट और बसंत कुमार विश्वास। तो दोस्तों इनमें से जोरावर सिंह बारट और बसंत कुमार विश्वास ने ही दोस्तों बम फेंका, और वायसराय जो लॉर्ड हॉर्डिंग्स थे वो इस बम कांड में बच जाते हैं। वायसराय, उस समय वायसराय कौन थे साथियों अपने, लॉर्ड हॉर्डिंग्स, लॉर्ड हॉर्डिंग्स जो है इस बमकांड में क्या हो गए साथियों अपने, बच गए थे। तो जो वायसराय थे, जो लॉर्ड हॉर्डिंग्स थे वायसराय, वो इस बमकांड में बच जाते हैं दोस्तों। और ये जो हॉर्डिंग्स बमकांड की घटना को अंजाम दिया गया था ये राजधानी परिवर्तन के समय दिया गया था, राजधानी परिवर्तन के समय, राजधानी परिवर्तन के समय ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। और भारत की राजधानी कहां से कहां शिफ्ट की जा रही थी, कलकत्ता से दिल्ली। भारत की जो राजधानी शिफ्ट की जा रही थी साथियों, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जा रही थी, उसी समय इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में दोस्तों वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग्स तो बच गए, लेकिन उनका जो अंगरक्षक था महावीर सिंह वो मारा जाता है। और ये अंगरक्षक जो महावीर सिंह था ये बलरामपुर यूपी का दोस्तों अपने जमींदार था। और इस घटना को जो अंजाम दिया गया था वो चांदनी चौक से दिया गया था, चांदनी चौक दिल्ली में दोस्तों इस घटना को अंजाम दिया गया था। और पंजाब नेशनल बैंक की छत से ही दोस्तों जो है बम फेंका था जोरावर सिंह बारट और बसंत कुमार विश्वास के द्वारा। इसके बाद दोस्तों जो जोरावर सिंह बारहट है, ठीक है, जोरावर सिंह बारट वो तो मालवा के जंगलों में शरण लेते हैं, और प्रताप सिंह बारट जो है वो राजस्थान पहुंच जाते हैं। दोस्तों प्रताप सिंह बारट तो पहुंच गए राजस्थान, और जोरावर सिंह बारट पहुंच जाते हैं मालवा के जंगलों में। थोड़ा सा हम जोरावर सिंह बारट की जीवनी के विषय में देखें साथियों, तो 1883 में इनका जन्म हुआ है शाहपुरा भीलवाड़ा में ही, और शहादत हुई इनकी 1939 में। दोस्तों जब होर्डिंग्स बम कांड की घटना को अंजाम दिया गया तो उसके बाद ये सीतामऊ के राजा राम सिंह के यहां पर शरण लेते हैं और अपना नाम परिवर्तन करके कर लेते हैं अमरदास बैरागी। और दोस्तों 27 वर्ष तक ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त से ये बाहर रहते हैं, और अंत में 1939 में एकलगढ़ मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है साथियों। ये आजीवन ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे हैं, इसीलिए इनको राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहा जाता है।
इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम प्रताप सिंह बारठ के विषय में। दोस्तों प्रताप सिंह बारठ राजस्थान आ जाते हैं और उसके बाद ये यहां से चले जाते हैं सिंध के हैदराबाद में। और दोस्तों उसी समय सिंध के हैदराबाद में राम नारायण चौधरी जो कि सीकर के निवासी थे, इनसे मुलाकात करते हैं वहां पर, और इनसे मुलाकात करके राजपूताना लौटने का वापस इनको निमंत्रण देते हैं। तब दोस्तों बीकानेर के जो गंगा सिंह थे उन्होंने प्रताप सिंह के यहां पर आने पर क्या लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी, निषेध कर दिया था उनका प्रवेश। तब दोस्तों प्रताप सिंह बारठ जोधपुर जाते हैं और जोधपुर का जो आसानाड़ा का जो स्टेशन है वहां पर वो उतरते हैं और वहां पर स्टेशन मास्टर की धोखाधड़ी के कारण दोस्तों उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है 1916 में, और उनके ऊपर एक अभियोग चलाया जाता है जिसे बनारस षड्यंत्र केस कहा जाता है। दोस्तों बनारस षड्यंत्र जो केस है ये 1915 की सशस्त्र क्रांति से संबंधित है, जिसे हम फिरोजपुर षड्यंत्र केस के नाम से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों बनारस में इस केस की ये जो क्रांति थी उसकी जिम्मेदारी थी सचिंद्र सान्याल की, और दोस्तों प्रताप सिंह बारठ उनके सहयोग करता थे। तो इसी मामले में 1917 में जो एक केस चला है साथियों, प्रताप सिंह बारठ को इसमें 5 वर्ष की सजा दी जाती है और उनको बरेली जेल में जो है भेज दिया जाता है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों इस बरेली जेल का जो निदेशक था वो था चार्ल्स क्लीवलैंड, ठीक है दोस्तों, और इसी चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह बारठ को इस जेल में काफी भयंकर यातनाएं दी दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जब यातनाओं से प्रताप सिंह बारठ नहीं पिघल सके तो वो इनको इमोशनल करने की सोचता है और कहता है कि तुम्हारी मां तुम्हारे लिए रोती है। तब प्रताप सिंह बारठ का कथन था कि मेरी मां को रोने दो जिससे अन्य किसी मां को नहीं रोना पड़े। और दोस्तों इस चार्ल्स क्लीवलैंड की यातना के कारण ही दोस्तों 24 मई 1918 को बरेली जेल में प्रताप सिंह बारठ क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद राजस्थान का जो पहला शहीद माना जाता है वो किसको माना जाता है, प्रताप सिंह बारठ को माना जाता है साथियों। तो इस प्रकार से हमने प्रताप सिंह बारठ के गौरवशाली इतिहास के विषय में देखा है साथियों। तो बने रहिएगा काव्य क्लासेज के साथ दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।